हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एंट्रोपी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। और ये हमेशा क्वेश्चन का एक सोर्स रहता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बच्चा लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता और इसी से घुमा के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है। ठीक है, एंट्रोपी को आप समझ सकते हैं जनरल वे में कि एनर्जी का एक, बोल सकते हैं एनर्जी का एक मैग्नीट्यूड को मेजर करने का एक तरीका बोल सकते हैं एंट्रोपी को। जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगा उसका ज़्यादा रैंडमनेस होगा, रैंडमनेस से होगा उसका ज़्यादा एंट्रोपी होगा, उसका ज़्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, को मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, रैंडम मोशन आप पढ़े होंगे। रैंडम मोशन में क्या होता है, पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं, इधर कोई एक फिक्स पाथ होता ही नहीं है। फिक्स पाथ नहीं होने के कारण क्या होगा, रैंडमनेस उसका ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और कोई पार्टिकल से लीनियरली मूव कर रहा है या फिर उसका एनर्जी कम है, तो किस में ज़्यादा रैंडमनेस होगा, किस में ज़्यादा एंट्रोपी होगा, तो इसका ज़्यादा एंट्रोपी होगा, इसका कम एंट्रोपी होगा। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो एडिऑप्शन होता है उसमें आप पढ़ेंगे कि कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो वो सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे जाकर क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। क्या होता है, एडजॉर्ब। ठीक है, एडजॉर्ब होता है। उसे क्या, पहले तो बहुत ज़्यादा रैंडमनेस था, वो अपना चुल मचा के घूम रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि मदद से घूम रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि सरफेस पे आके वो बैठ गया, तो उसका क्या हुआ, रैंडमनेस क्या खत्म हो गया। रैंडमनेस मतलब इधर उधर मूवने का टेंडेंसी, वो क्या हुआ, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि कुछ ऑर्डर आपको बताना चाहता हूँ कि गैसेस का रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का होगा। ठीक है, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पर आता है कि कैसे कैलकुलेशन करें। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के दिया जाता है कि ऐसे करो ऐसे करो। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा और कैसे डेरिवेशन इसका, कैसे एक बार डेरिवेशन आप समझ लेंगे तो आसानी होगा कि ड्राइव भी करना और समझना भी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं कि क्यों हीट सप्लाई टू द सिस्टम क्या करता है, एनर्जी इंक्रीज कराएगा या फिर वर्क डन करवाएगा। ठीक है, तो क्यों बराबर क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डी वी। डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू देखिए फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखें। फॉर्मूला डेल्टा यू का हमेशा यही होगा, हमेशा डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर टी चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ देखिए क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस पी डी वी, या क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी एन आर। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग को, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी का वैल्यू निकालेंगे और पी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो आ जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट कर जो भी यहाँ पर आएगा। एन सी वी डेल्टा है, ये डी टी मैं लिख दिया स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, एन आर टी लॉन, यहाँ पर डी वी बाई वी का हो जाएगा लॉन वी टू बाई वी वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्यू और टी, डेल्टा इसका फॉर्मूला ये होता है क्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर होता है। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो हम लोग डिराइव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। ये क्या हो जाएगा, एन सी वी लॉन टी टू बाई टी वन। यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ टी से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये कट जाएगा, एन आर लॉन वी टू बाई वी वन। ठीक है, अब एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ये है, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ कि रिवर्सिबल और टेम्परेचर पे पूछा है एंट्रोपी, किसी टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे या फिर कोई भी टेम्परेचर, पूरा एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पे पूछा है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा के क्यों रिवर्सिबल जो भी तुम्हारा हीट दिया हुआ है उसको आप यूज़ करके और टेम्परेचर डिवाइड करके आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एंट्रोपी अगर बोला गया है कि एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे यहाँ मैंने निकाला कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट ये एंट्रोपी जो मैंने देखे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, एन सी वी आएगा। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉन टी टू बाई टी वन के प्लस एन आर लॉन वी टू बाई वी वन। अब यहाँ ट्विस्ट कितना है, अगर बोल रहे आइसो कोरिक है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू होगा, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू होगा। जब वी वन इज इक्वल टू वी टू होगा तो क्या होगा,
जब V1 इज इक्वल टू V2 होगा तो ये तो हो जाएगा 1/1, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा NCV ln T2/T1 प्लस NR ln 1/1। ln 1/1 कितना होता है, ये पूरा मिला के ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला सिर्फ कितना रह जाएगा NCV ln T2/T1। आप क्या करें, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करें, इतना ये याद कर ले तो सब काम हो गया। ठीक है, अब NCP पे बात करते हैं। अब कांस्टेंट प्रेशर पे एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कौन सा प्रेशर कैसे समझेंगे, CP रहेगा उसमें। ठीक है, CP का वैल्यू रहेगा, तो मैं क्या करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू जहाँ पर CV था, जहाँ पर CV था वहाँ पर क्या डालेंगे, CP डाल देंगे। क्या करेंगे, CP डाल देंगे। कैसे हम लोग करेंगे, NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। जहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, क्यों, तो क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V होता है, वहाँ पर क्या था, V2 अगर ऊपर था जहाँ P1 क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है, या फिर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, अगर यही बात है, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। अब यहाँ क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल टू P2, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल टू P2, तो क्या होगा NCP ln T2/T1 प्लस ये कम हो ऑट टू बी, अगर 1/1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर कम्स आउट टू बी NCP ln T2/T1। ठीक है, NCP डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू NCP ln T2/T1। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, NCV ln T2/T1 एट इंस्टेंट टेम्परेचर। एट इंस्टेंट बोलेगा तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि क्यों, ऐसा मैं बता देता हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यों रिवर्सिबल बाई T होगा। T टेम्परेचर है, T टेम्परेचर इन कैल्विन लेना है, ना ही डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में ही लेना है। क्यों रिवर्सिबल, सब SI यूनिट में, कब आपका क्वेश्चन क्या होगा, SI यूनिट में ही आएगा। ये तो मैंने तीन जो मैंने बताया है, बस आप इतना याद कर लेंगे, आपका टॉपिक का क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद क्या करें, आप जल्दी से जाएं और क्वेश्चन बनाएं, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक लेके आप बनाएं। देखिए आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा ध्यान रखना होगा कि NCP पूछा, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो आपको सेटअप ही देगा कि मान लीजिए कैलोरीमेट्री का दे दिया, तो कैलोरीमीटर क्या चाहिए, एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। सब्सटेंस को हम लोग बर्न करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, उसमें एंट्रोपी पूछ सकता है। ये क्या चाहिए था, क्लोज सरफेस होता है, एक बोल सकते हैं आपको, एक कैलोरीमीटर एक टैंक रहता है, बोल सकते हैं टैंक रहता है, और इसमें क्या चाहिए, हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं वाटर का, उससे हम लोग एंट्रोपी या फिर आपका स्पेसिफिक हीट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी कितना निकला उससे, 1 kg अब सब्सटेंसेस को बर्न किए, या फिर 1 ग्राम, तो वही ग्रॉस क्लैरिफिक वैल्यू होता है, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज होता है, ये सब कैलकुलेट करते हैं। याद है कि वही डालेंगे, इंक्रीज करें टेम्परेचर, पर यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो क्या कैसा प्रोसेस हो जाएगा, कैसा प्रोसेस, आइसोबैरिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऐसे ही आपको पता लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हो रहता है, वरना तो डायरेक्टली तो सब बना लेते हैं ना। इसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
यही कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट है, और जो डेरिवेशन मैंने कराया है बस उसको आपको ध्यान रख लीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखने के लिए थैंक यू।